आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिपीट प्रेफरेंस थ्योरी की एजप्शंस। ठीक है। और कल हमने जब इस एजप्शंस की बात की थी तो इसमें हमने आपको दिखाया था कि सबसे पहले एजप्शंस हमने क्या लिखा थी रिपीट प्रेफरेंस थ्योरी में, किसी को याद है? हाँ, कंज्यूमर इज रेशनल, उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। और उसकी मीनिंग क्या थी? कंज्यूमर रेशनल है और उस अरे वो तो समझदार होता है, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में उसकी मतलब जानना है, क्या होता है उसका। और कोई इसको हिंदी में बताएगा? कोई और इसको हिंदी में बताएगा कि कंज्यूमर इज रेशनल उसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा जल्दी? कोई हिंदी में बताएगा अब तक? कंज्यूमर रेशनल है या विवेकपूर्ण है? अरे हिंदी मीडियम वाले कोई तो बताओ, जो कल हमने बताया था। हम्म। तो विवेकपूर्ण होता है तो मतलब उसका क्या हुआ? हम्म। हम्म। बताओ। ये कैसे करके बताएं? क्या उपभोक्ता विवेकपूर्ण होने का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता की जो इनकम होती है, जो उसके पास आय होती है ना, वो अपनी आय को इस प्रकार से खर्चा करता है कि वो दो या दो से अधिक वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को खरीद सके और उनके खरीदने के बाद उसको जो उपयोगिता मिले वो अधिकतम हो। ठीक है, मतलब अपने पैसे को वो फिजूल खर्चे नहीं करता है। फिजूल खर्चे मतलब जानते हो? सीमित मात्रा में नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर को जो है मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल जो दे सके, जितने कॉम्बिनेशंस को उतनी वो चीज एक्सपेंड करता है, उतना वो खरीदता है। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया, उपभोक्ता व्यय इस प्रकार करता है ताकि वो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सके। ठीक है। दी हुई आय की स्थिति में दी हुई आय की स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है इस प्रकार व्यय करता है कि वह अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सके। ठीक है। सिंपल सा मतलब ये होता है इसका। अब बात समझे कि नहीं समझे? किसी
किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर दी हुई आय क्यों हमने लिखा हुआ है, इनकम इज गिवन का मतलब ये हो गया कि हम कंज्यूमर के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं, जब उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो जिस महीने, जैसे मान लीजिए जनवरी मंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चला कि उसकी इनकम 10,000 रुपये है पर मंथ। तो जब हम 10,000 रुपये की इसकी पर मंथ इनकम की स्टडी कर रहे होंगे, तो हम उसमें किसी भी तरीके का इंक्रीज या डिक्रीज को स्टडी नहीं करेंगे। हम ये मान लेंगे कि उसकी इनकम जनवरी में या फरवरी में 10,000 रुपये ही रहेगी, उसी को बेस मान के, उसी को आधार मान के हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये नहीं ध्यान रखते कि घट जाएगी या बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे अगर हम ऐसी पॉसिबिलिटी को ध्यान रखेंगे तो अपनी स्टडी को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से प्राइसेस को भी हम इसमें दो चीजें गिवन मान लेते हैं। प्राइसेस, कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो भी इनकम को गिवन मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय गिवन है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है उसकी आय, कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा, जो कमोडिटी की प्राइसेस है दो गुड्स की, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कंज्यूमर डिसीजन कर रहा हो। ठीक है, ये दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद किसी को और कोई दिक्कत? किसी को वहां पर कोई कंफ्यूजन है? उतने वर्ड्स में आगे बढ़े हम। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरी इसमें डेफिनेशन है, जो दूसरी इसकी मान्यता है, ट्रांजिटिविटी, साक्रमकता। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी एजप्शंस जो है, ये भी सेम एजप्शंस है जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में भी यही सेम एजप्शंस है। कुछ एजप्शंस जो है दोनों में सेम है, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी का मतलब ये माना जाता है कि कंज्यूमर जब अपनी चॉइस जब करता है तो वो एक तरीके का रेशनल, उसकी चॉइस जो है रेशनल होती है। उसकी चॉइस कैसी होती है? रेशनल होती है, विवेकपूर्ण चुनाव करता है वो, है ना। अब विवेकपूर्ण चुनाव होने का मतलब ये हो गया कि जैसे कंज्यूमर को हमने बैठाला, एक कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसको हमने 3 गुड्स दिया, एक्स दिया, वाई दिया और जेड दिया। ठीक है, कंज्यूमर से कहा कि अब में से आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी गुड्स आपको प्रिफर करते हो। ठीक है, तो अब चलो आप बताओ, कोई एनीवन? अरे कोई तो बोलो बेटे, सबसे ज्यादा गुड्स कौन सी प्रेफर कर रहे हो? हाँ, मतलब तीनों में से कोई एक गुड्स आप प्रेफर करो कि आप मतलब एट ए टाइम आपसे अगर पूछा जाए, सपोज करिए कि आप ही हैं ए, आपसे पूछा जाता है कि आप तीनों में से कौन सी गुड सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं। गुड वाई, तो आपने गुड वाई को नंबर 1 पे रख दिया। गॉट इट? आपसे अभी हमने पूछा तो आपने कहा कि आप जो है गुड वाई को सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं। ओके, अब उसके बाद ना हमने फिर अब ये पूछा कि आपने ये तो कह दिया कि गुड मतलब एक्स वाई जेड तीनों में से सबसे ज्यादा प्रेफर आप करती हैं वाई को। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर, मतलब अब एक्स और जेड में किसको सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं? एक्स को। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली ना, इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको पहले नंबर पर रख दिया, उसको सेकंड नंबर पे, उसके ऊपर। अब इसका मतलब ये हो गया, आपने जब ये चॉइसेस अपने बता दी कि आप सबसे ज्यादा आपको प्रेफर है एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद जेड, है ना। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि आप प्रेफर करती हैं सबसे ज्यादा
ये मतलब अगर x और y में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं किसको? y को। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अभी कहा है कि सर हम सबसे ज्यादा y को प्रेफर करेंगे, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि x और z में सबसे ज्यादा आपने, अगर दूसरा हम कंक्लूजन निकालें कि x और z में आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं x को, ये भी ठीक है ना। और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि आप y को भी प्रेफर करेंगे z पर, है ना, क्योंकि भाई ऑटोमेटिकली ये निकल तो आएगा क्योंकि आपने y को पहले नंबर दिया हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं चॉइस में कंसिस्टेंसी। ठीक है। अगर एटलीस्ट लास्ट में आपने आके क्या इरादा बदल दिया कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, हम जो है जेड को प्रिफर करेंगे वाई पर, आपने लास्ट में आकर अपना वो स्टेटमेंट क्या कर दिया, बदल दिया, तो हम कहेंगे कि आपकी चॉइस जो है कंसिस्टेंट नहीं है। आपकी चॉइस कैसी है? कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब आपकी चॉइस में ट्रांजिटिविटी नहीं है। गॉट इट? मतलब एक टाइम पीरियड में आपने कुछ कहा और दूसरे टाइम पीरियड में आपने वो स्टेटमेंट चेंज कर दिया, जिससे कि वो जो ट्रांजिटिविटी की जो सिक्वेंसिंग थी वो बिगड़ गई। कुछ बात समझ में आई बेटे? हम्म। तो इसको हम कहते हैं साकर्मकता। मतलब एक पॉजिटिव वे में इसको ये कह सकते हैं कि एक टाइम, जैसे अब इसको यहां से समझ लीजिए कि हिंदी में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी विशेष दशा में उपभोक्ता कहेगा कि हमने ए को प्रेफर किया बी पर, मतलब ए और बी में सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करता है? ए को। ठीक है। तो और फिर उसने कहा कि हम बी और सी में सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं बी को, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल के चला आएगा कि ए को प्रेफर करेगा वो सी पर। यही तो अभी आपने बताया ना मैं। तो इसको इस तरीके से हम यदि ए को बी पर वरीयता मिली है तो बी को सी पर मिलेगी, तो निश्चित रूप से ए को सी पर वरीयता प्राप्त होगी। तो यहां पर यही चीज है कि अगर आपने लास्ट वाले में ये चेंज कर दिया कि नहीं हम जो है जेड को प्रेफर करेंगे वाई पर, तो आपकी चॉइस में वो कंसिस्टेंटी नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये सकारात्मकता जो है खराब हो जाएगी। ये जो हमने ऑटोमेटिकली जो लास्ट में जो हमने गेस किया ये वाला हिस्सा, ये दोनों कि आप वाई, मतलब वाई को जेड पर प्रेफर करेंगी, हमने गेस किया ये चीजें, हमने आपको बताया कि आप फिर ये भी मतलब मान लेंगी, तो आपने कहा कि नहीं नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आपकी तब चॉइस कंसिस्टेंटली नहीं मान जाएगी। ठीक है। अगर ये हमारी प्रोडिक्शन सही है कि आप वाई को जेड पर प्रेफर करेंगी, तो आपकी चॉइस ये ट्रांजिटिविटी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब साकर्मकता एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लोग लिख लें। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? जिसको ना दिखे वो बता दे। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो। और इंग्लिश पहले आपको हम बताते भी बेटा कैसे इसको लिखेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, साकर्मकता। यदि किसी विशेष दशा में उपभोक्ता जो है प्रेफर करता है किसको? ए को बी पर और बी को सी पर, तो हम ये मान लेंगे कि वो ए को प्रेफर करेगा सी पर। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। इफ ए कंज्यूमर if a consumer in a given time period if a consumer in a given time period prefers A over B prefers A over B and B over C, then definitely he will prefer A over C. ठीक है। सबने लिख लिया इसको? ओके। और इंग्लिश मीडियम आपने भी लिख लिया बेटा मुंता नदीम? ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ये कह सकते, जैसे एक तरीके की ये समझ लीजिए कि आपकी चॉइस में आपके डिसीजन में कंसिस्टेंसी है एक तरीके की। आपने जो चीजें कही उस पर आप
मतलब स्टेबल रहें, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है वो है कि उपभोक्ता की रुचि दी हुई है, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इज गिवन। उपभोक्ता टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इज गिवन। अब इसका तो एकदम सीधा सा मतलब है, जैसे हमने अभी तक बताया कि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब जो जैसे आपने आपसे पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा क्या क्या पसंद है, बताइए। आपको दो कम्युनिटीज में जो है सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें पसंद है? मुमताज नदीम जी, खाने में बताइए। खाने में दो सबसे अच्छी चीजें आपको कौन कौन सी पसंद है? मुमताज नदीम जी, आवाज आ रही है? बताइए, खाने में दो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजें आपके कौन सी है? अरे बोलो बेटे, टाइम जल्दी जल्दी बोलो। अरे हम कोई खाना खिलाने थोड़ा ना जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट थोड़ा ना लेके जा रहे हैं, हम केवल जस्ट टू एक्सप्लेन, इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा। बताइए जल्दी से। जैसे आप मान लीजिए कंज्यूमर हैं, आप पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपसे जैसे हमने पूछा, तो आप बताइए आपको सबसे ज्यादा प्रेफर दो पसंदीदा चीजें खाने में कौन सी है? चलिए, अच्छा, बनाना और मैंगोज आपने कहा कि आपको पसंद है, ठीक है। जब हमने आपने पहले आपसे हमने फॉर्म भरवाया, तो आपने कहा कि हाँ सर, हमें ये दोनों चीजें पसंद है, गॉट इट। उसके बाद जब हमने स्टडी शुरू कर दी, है ना, तो हम ये मान लेंगे कि आपको उस स्टडी पीरियड में आपको केवल बनाना और एप्पल ही पसंद है। उसके अलावा आप कोई और तीसरी चीज नहीं बताएंगे कि मतलब जो है हमें ये भी चीज पसंद थी, या हम इनको नहीं पसंद करते थे, हम दूसरी चीज पसंद करते थे, वो चीजें आप चेंजेस नहीं करेंगी। गॉट इट? बात समझ में आएगी नहीं? तो इसी को हम कहते हैं कि उपभोक्ता की रुचि दी हुई है, मतलब उपभोक्ता का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो दिया हुआ है। मतलब वो दिया हुआ होने का मतलब ये हो कि वो आप एक बार बता चुके हो, वो मतलब कह चुके हो, अब उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझे? जैसे कंज्यूमर की इनकम में हम कोई चेंजेस नहीं मानते हैं, उसी तरीके से आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। गॉट इट? हम्म। फिर इसके बाद जो है अब ये सबसे जो 5 नंबर की जो इसकी जो है एजप्शंस है, अभी तक जो तीनों एजप्शंस हमने बताया, है ना, ये तीनों जो एजप्शंस इसकी है, अभी तक जैसे जो एजप्शन हमने यहाँ पर इसको बताया हुआ है, आप लोगों को देखेंगे ये वाली नंबर मतलब 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ये जो है डिफिनेशन ऐसी, ये एजप्शन तीनों ऐसी है जो दोनों में सेम है। दोनों मतलब थ्योरी में ये एजप्शन सेम है, चाहे आप इंडिफरेंस कर्व थ्योरी पढ़ें, चाहे ये रिपीट प्रेफरेंस थ्योरी में। लेकिन जो ये फोर्थ पॉइंट के एजप्शन जो अब हम लिखाने जा रहे हैं, ये सबल क्रमबद्धता, डिफरेंस, द स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। डिफरेंस यहीं पर है दोनों थ्योरी में। ये थ्योरी मानती है कि जो क्रमबद्धता है, जो ऑर्डरिंग है, वो स्ट्रॉन्ग है। और जो पिछली जो वीक वो जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है, वो मानती है कि जो है वीक ऑर्डरिंग। कौन सा ऑर्डरिंग मानती है वो? डिफरेंस केवल दोनों थ्योरी में यहीं पर है, इसी एक पॉइंट पे ही है। इस पॉइंट पे डिफरेंस होने की वजह से सोचो कि दोनों थ्योरी में इतना बड़ा डिफरेंसेस आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब हम समझा देते हैं। इसका मतलब पहले लिख लीजिए।
यहाँ लिखा हुआ है, उपभोक्ता दो संयोगों के बीच में निर्धारण में तटस्थ नहीं होगा, है ना। तटस्थ नहीं होने का मतलब ये होगा, इसको पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लिया आपने। हिंदी मीडियम वाले जल्दी से लिख लो बेटा। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो कि अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और वीक ऑर्डरिंग में। फिर वही एग्जांपल लेते हैं, ए वाला, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मुदा नदीम जी, आपने जैसा भी कहा था कि सर हम प्रेफर करेंगे कि वाई को प्रेफर करेंगे जेड पर, सॉरी एक्स पर, और एक्स को प्रेफर करेंगे वाई पर, जेड पर। फिर हम डेफिनेटली ये कहेंगे वाई को प्रेफर करेंगे आप जेड पर, ठीक है। आपसे ये अगर दूसरा क्वेश्चन हमने, आपने तो ये डायरेक्टली मतलब एकदम स्ट्रांगली ये स्टेटेड कर दिया है कि आप सर यही प्रेफर हम करेंगे ही। अगर आपने ये चीज स्ट्रांगली कह दी है कि नहीं हम वाई को एक्स पर प्रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब बस वाई ही है। ऐसा नहीं है कि एक्स से हम काम चला लेंगे। आपको वाई चाहिए तो चाहिए, दैट इज फाइनल, ठीक है। तो अगर इस टाइप की अगर कोई ऑर्डरिंग है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। आपने अगर कह दिया कि आप वाई को एक्स पर प्रेफर कर रही हैं, और इससे इसमें किसी भी तरीके का आप कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसी ऑर्डरिंग को हम कहेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कि आप किसी भी तरीके का कोई मतलब इसमें कोई भी इंडिफरेंट नहीं हो, कि आप अच्छा हम कह रहे हैं अच्छा वाई अवेलेबल नहीं है, काम करो एक्स से काम चला लो। तो आप ऐसा आप कहोगे नहीं हमने वाई कहा है तो हमें वाई ही चाहिए, दैट इज माई फाइनल। तो दैट इज ये स्ट्रॉन्ग जो ये इस तरीके की जो ऑर्डरिंग है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। गॉट इट। अगर आपने फिर मान लीजिए सपोज करिए आपने कहा अच्छा ठीक है हम वाई से भी काम चला लेंगे, तो फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग न बनकर नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मार्क्स जानती है कि नहीं मैथमेटिक्स में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये हो गया कि आप थोड़े से वीक पड़ गए हो, आप जो है इंडिफरेंट हो गए हो, कि आपको अगर वाई इनाम भी मिला तो आप एक्स से काम चला लोगे। तो दैट इज वीक ऑर्डरिंग। ऐसी ऑर्डरिंग को हम क्या कहते हैं, वीक ऑर्डरिंग, जहां पर आप, हाँ जहां पर आप किसी एक पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मतलब दोनों के ऑर्डरिंग में आप जो है कहीं पर अगर थोड़ा सा इंडिफरेंस हो जाते हो, इंडिफरेंट होने का मतलब ये होगा अरे सर ठीक है कोई बात नहीं, हम वाई से भी हम एक्स से भी काम चला लेंगे, तो दैट इज वीक ऑर्डरिंग। बात समझ में आ गया। मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन चुनते समय, अगर हमने अगर हम इंडिफरेंट हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन चुनते समय अगर हम इंडिफरेंट हैं कि हमें कोई से भी दोनों में से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं वीक ऑर्डरिंग। अगर हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को चुनते समय अगर हम ऑर्डर मतलब जो है इंडिफरेंट नहीं है, इंडिफरेंट ना होने का मतलब ये हो गया कि हमें केवल चाहिए एक्स तो एक्स ही चाहिए, तो ऐसी ऑर्डरिंग को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, कि आप जेड से काम नहीं चलाओगे। गॉट इट। तो तथस्थ इसी को कहा जाता है, यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखी हुई है, द कंज्यूमर इज नॉट इनडिफरेंट while ordering the the two combination of the goods। सबल क्रमबद्धता, है ना। मतलब ऑर्डरिंग करते समय कंज्यूमर इंडिफरेंट नहीं है। इंडिफरेंट ना होने का सेंस ये होगा कि उसे ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि वाई के दर पे एक्स से काम चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है, वो उसको वाई ही कॉम्बिनेशन उसको चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अगर ये चारों एजप्शंस आपने अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लिए, ठीक है, इसको अगर हिंदी वालों ने लिख लिया इसको डेफिनेशन देख के, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख लिख लीजिए, कंज्यूमर इज नॉट indifferent while ordering of the combination of two goods, ठीक है। और क्या एग्जांपल आप लोगों को दिया जाए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, बोलो और कौन सा एग्जांपल। चलो एक काम ये करते हैं, आप लोग ज्यादातर गर्ल्स लोग जो है कपड़े के नाम पे बहुत ज्यादा इससे परेशान रहते हैं, तो एक काम करते हैं कपड़े का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज करो कि दो सूट्स जो है आपके पेरेंट्स ने आपके सामने ला के दिया, ठीक है। सपोज करिए कि दो सूट्स आपके सामने आपके पेरेंट्स ने ला के दिया, एक एक जो है एक्स सूट है, ठीक है, और एक वाई सूट है कपड़े का। ये मान लीजिए कि बनारस का बहुत बढ़िया जो सूट जो फेमस चलता है वो है, और एक्स वाला जो बनारस में जो सूट चलता है बहुत कौन सा होता है बहुत अच्छा, क्या कहते हैं उसका, और एक ये लखनवी सूट है मान लीजिए वाई वाला, ठीक है। अब तो मुद्दा नदीम जी आपको बताइए कि अगर इन दोनों कपड़ों में से आपसे अगर पूछा जाए कि आप जो है कौन सा सूट लेना पसंद करोगे, तो आपकी प्रेफरेंस कौन सी होगी। बनारसी सूट का, ठीक है। तो इन्होंने बनारसी सूट से कहा कि हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इनकी सिस्टर उसी समय बाहर निकल के चली आई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम वो छोटी हैं इनसे, और उन्होंने कहा कि नहीं हमें एक्स चाहिए, मतलब बनारसी सूट हमें चाहिए। अब ये बताइए कि अब मुमतानुद्दीन जी आप क्या करेंगे। वो छोटी है भाई, रोने लगेगी, जिद करने लगेगी, तब आप क्या करो, क्या चीज। तो अब आप स्ट्रांगली ये कहोगे कि आपको वो चाहिए, मतलब एक्स वाला बनारसी सूट चाहिए, और उन्होंने भी कह दिया कि हमें भी बनारसी सूट चाहिए, अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी, तो भी अब क्या करोगे। अगर ना समझा पाए तो फिर बताओ, एक लास्ट अल्टीमेट ऑप्शंस बताओ कि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कि नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे ना। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो, मतलब दो अल्टीमेट सिचुएशन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, और एक हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करो। ये दो केसेस हो सकते हैं कि मतलब आपने ये मान लिया कि अच्छा चलो ठीक है, एक्स ना मिला तो वाई से ही काम चला लेंगे, मतलब लखनवी सूट से भी काम चला लेंगे, गॉट इट। तो उस केस को हम, उस केस में जिसमें आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसमें आपने कहा कि अरे सर हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे भी काम चला लेंगे, तो ऐसी ऑर्डरिंग को, ऐसी आपकी जो प्रेफरेंस है, इसको हम कहेंगे कि आपकी प्रेफरेंस जो है वीक थी। पता, आपकी प्रेफरेंस वीक थी तभी तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया। अगर आपकी प्रेफरेंस वीक ना होती तो आप कॉम्प्रोमाइज करते ही ना। बातें सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। कपड़े के नाम पे सबको समझ में आ जाता है। तो उन तक जो है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अब मेरे ख्याल से सारे ये इस एग्जांपल से समझ में आ गया कि दो अल्टीमेट केसेस में क्या होता है कि जब हम ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डरिंग में हम अगर दूसरे वाले को भी थोड़ा सा बराबर का मान लेते हैं कि दूसरे वाले से भी हम काम चला सकते हैं, तो वो फिर ऑर्डरिंग हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर हमारी ऑर्डरिंग स्ट्रांग है तो हम वी कैन नॉट नेवर रिप्लेस द एक्स विद द वाई, हम एक्स को वाई से रिप्लेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमने जो पॉइंट प्रेफर कर लिया तो वो पॉइंट हमारे लिए और स्ट्रांग है। तो यही बेसिस, यही एक ऐसा वर्ड है जो हमें इंडिफरेंस कर्व के यूजेस को खत्म करता है। अब देखिए उन्होंने कैसे फिर इक्विलिब्रियम दिखा दिया। अब यही पॉइंट इन्होंने यूज करके, इसी पॉइंट को, इसी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को यूज करके इन्होंने
जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी दिखा दिया। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब जैसे हम लोगों ने अभी तक वहाँ जो इंडिफरेंस कर्व जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो इंडिफरेंस कर्व पे हमें चाहिए होता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, तो उसमें हमने देखा था कि हमें दो चीजें चाहिए था, एक इंडिफरेंस कर्व चाहिए था और दूसरा हमें बजट लाइन चाहिए था, है ना। तो लेकिन यहाँ जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ेंगे तो हमें इंडिफरेंस कर्व की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो इसी पॉइंट बजट लाइन के थ्रू ही शो हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये तो इस पे लाइन ड्रॉ नहीं हो पाती हमसे। बी एल लाइन क्या है, हमारी बजट रेखा है, ठीक है। बी एल लाइन क्या है, बजट रेखा, मतलब बजट लाइन है। और हमने बजट रेखा के बारे में आपको बताया था कि बजट रेखा दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर अपनी इनकम से खरीद सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि कंज्यूमर बजट लाइन पे जहां कहीं पर भी इस पॉइंट को रख देगा तो वही उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। कुछ बात समझे आप लोग? कंज्यूमर इज हाँ, यही तो एक पॉइंट ही है। अभी आपको इसीलिए तो हम वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग समझा रहे थे। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में अभी आपने आपसे क्या बताया था कि आपने जो प्रेफरेंस कर ली, जो चीज भी आपने चुन लिया, दैट इज फुल एंड फाइनल, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अदर पॉइंट्स। तो इस बजट लाइन पे न जाने कितने पॉइंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग वाला माइंड में रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग वाला माइंड से आप हटाएंगी तो समझ लीजिए फिर ये समझ नहीं पाएंगे कहानी। यही तो केवल चीज है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में भी हमने क्या चीजें सिखाई आपको, बताइए। मतलब जो है कंज्यूमर इज नॉट इंडिफरेंट वाइल ऑर्डरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर गुड्स। दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशंस को चुनते समय या ऑर्डरिंग करते समय कंज्यूमर इंडिफरेंट नहीं है। इंडिफरेंट ना होने का सेंस ये होगा कि ही इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। उसने जिस कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन पे प्रेफर कर लिया तो उसको वही कॉम्बिनेशन चाहिए ही, वही कॉम्बिनेशन उसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब एग्जांपल देते हैं, वो कॉम्बिनेशन हम यहां ले आते हैं, सपोज करिए